योर मनी में आज हमारा फोकस है लोन और क्रेडिट कार्ड पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है अपनापैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। लेते हैं पहला सवाल। धर्मेंद्र शर्मा ने हमें मुंबई से फोन किया है। धर्मेंद्र जी, क्या है आपका सवाल? मैं HSBC का क्रेडिट कार्ड होल्ड करता हूँ लास्ट 10-12 ईयर से जी। वो कभी आज तक हमारे पास में मतलब उनका स्टेटमेंट एक तो टाइम से नहीं आता था, एंड बीच में हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी तो हमने कैश ऑन EMI लिया था उनसे। तो अभी मतलब पिछले मंथ ही मैंने लिया था, तो उनका स्टेटमेंट नहीं आया। मैंने कार्ड में जाके जब चेक किया तो कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहे थे, तो हमने उनको कॉल किया कि ये किस चीज के बैलेंस है। तो वो बोले आपका ये एड ऑन कार्ड का है और कार्ड का फीस लगा है। मैं बोला एड ऑन कार्ड तो हमारे पास में कभी आया ही नहीं जी। एंड फीस आज तक आप लोग चार्ज नहीं करते थे। बोले अभी आपने EMI लिया है तो चार्ज होगा। मैं बोला ये तो गलत बात है, आप इस तरीके से कैसे बता रहे हैं। हमने 10 ईयर से और हमको टोटली फ्री बोला हुआ था, तब हम यूज करते हैं। वो बोले ऐसा नहीं होगा, नहीं तो कार्ड बंद कर देंगे और आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। मैं बोला ये कोई तरीका नहीं है। फिर उन्होंने कार्ड बंद कर दिया, और अभी जो EMI और प्रोसेसिंग फी उन्होंने हमें बताया था कि फर्स्ट जो रहेगा वो 2% टोटल, जो हमने 32,800 लिया था तो उस पे 2% का ये होगा, और EMI नेक्स्ट मंथ से आपको 3,099 रुपीज आएगा। ओके, तो अभी आपका कार्ड लेकिन बंद कर दिया है, राइट? हाँ, उन्होंने कार्ड बंद कर दिया और मुझे प्रेस कर रहे हैं कि टोटल जो 12 महीने का EMI था वो प्लस पेनाल्टी लगा के, प्रोसेसिंग फी लगा के 45,800 एक बार में देने के लिए बोल रहे हैं। हर्ष, क्या करना चाहिए इनको इस पूरे केस में, क्योंकि ये तो सब कुछ पे करने को तैयार थे, कुछ चार्जेस को लेकर डिस्प्यूट हो रहे हैं? तो सबसे पहले चार्जेस का जो डिस्प्यूट है उसको तो पहले ऑफिशियली तो इन्हें खड़ा किया ही है, क्योंकि ऑब्वियसली वरना ये जो बैंक ने एक्शन लिया है वो नहीं लेते। इसमें अच्छी बात ये है कि अभी तुरंत हुआ, ये कह रहे थे पिछले महीने की बात है। तो सबसे पहला काम तो इनको ये करना चाहिए कि जो भी इनके हिसाब से पैसा बनता है वो तो पेमेंट करते रहना चाहिए। अच्छा, वो उसका पेमेंट बंद ना करें, वरना वो उसके ऊपर का एक अलग डिस्प्यूट खड़ा होता रहेगा। तो उस डिस्प्यूट को तो आप बंद करिए। पहले जो भी पेमेंट आपने अग्री किया था वो तो उतना तो आप करते रहिए, और तुरंत अभी उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाना चाहिए। और अगर ये जो बोल रहे हैं कि 10 साल से फीस चार्ज नहीं था और फीस इनको फ्री फॉर लाइफ प्रॉमिस किया गया था, और ऐसे कई केसेस जो हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में आ रहे हैं, तो इनको मेरे ख्याल से रिलीफ मिलना चाहिए। और 10 साल से इनको चार्ज हो भी नहीं रहा था फीस। वैसे तो हम हमेशा बताते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में कैसे जाना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से हर्ष, क्या प्रोसेस है पूरा? बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाने का प्रोसेस सिंपल है। आप इनफैक्ट ईमेल से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप जो RBI की वेबसाइट है rbi.org.in, उसमें एक ओम्बड्समैन का लिंक है। उस लिंक में जाके आपके शहर के लिए जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है उसका पता और उसका ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर भी होता है, बट टेलीफोन ना करें। आप उस ईमेल पे सारी कंप्लेंट दीजिए। जितनी डिटेल में, 2 चीजें आपको देनी है, जितना डिटेल आप दे सकेंगे आपका कंप्लेंट उतना पुख्ता होगा, एंड उसमें आपको रिलीफ क्या चाहिए वो भी आपको लिखना चाहिए। अच्छा, तो ये 2 चीजों का ध्यान रखिए। कंप्लेंट फाइल करिए, वो उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली बैंक को जाती है। उसके बाद ही कई बार बैंकिंग ओम्बड्समैन को उस पर काम भी नहीं करना पड़ता है, बैंक अपने आप आके जो है सॉल्व कर देता है। हेमंत स्टूडेंट है और 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन चाहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी ये है कि बैंक उन्हें लोन के बारे में ठीक से बता नहीं रहे। हेमंत सिक्योरिटी के तौर पर 2.5 लाख रुपए के प्रॉपर्टी के कागजात भी देने को तैयार है, लेकिन बैंक कह रहे हैं कि वो लोन नहीं दे सकते। और बैंक बहुत साफ साफ ये कह रहे हैं कि आप जिस एरिया से हैं हम उस एरिया के लोग को लोन नहीं देते, झुंझुनू वाले लोगों को हम लोन देते ही नहीं है। तो ये एक्सक्यूज बैंक के पार्ट पर कहाँ तक सही है, और हेमंत को करना क्या चाहिए? तो खैर इंसिडेंटली ये अलग बात है कि मैं भी झुंझुनू का ही हूँ। तो लेकिन ये एक्चुअली IBA ने गाइडलाइन निकाली थी 16 अगस्त 2008 में, जो उन्होंने पिछले साल फिर रिआइटरेट करी थी। फिनेंस मिनिस्टर की जब मीटिंग हुई थी सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के CEOs के साथ, कि अगर स्टूडेंट आपकी एरिया में रहता है तो गारंटर चाहे और कहीं रहता हो, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो वो और कहीं हो, तो आपको वो लोन कंसिडर करना चाहिए, करना पड़ेगा। मतलब वो लैंग्वेज ऑफ कोर्स ये है कि करना चाहिए।
और अगर 4 लाख से कम की लोन है तो फिर सिक्योरिटी का भी कोई सवाल नहीं उठता है। और अगर ये जो इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं एमबीए वो अगर AICTE से रिकग्नाइज्ड है और इनका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक ठाक है तो ये लोन नहीं मिलने का कोई कारण नहीं है। इनको 2 चीजें तुरंत करनी चाहिए। एक तो बैंक की वेबसाइट पर ऑफिशियल कंप्लेंट करें, ओम्बड्समैन में भी कंप्लेंट करें। और उस समय जब ये बवाल काफी उठा था 2 साल पहले, जब मिस्टर चिदम्बरम थे फाइनेंस मिनिस्टर, तब उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक लोन नहीं दे रहा है तो आप मुझे तुरंत फोन करिए। अच्छा। तो आप फोन तो शायद करना मुश्किल है लेकिन आप फैक्स तो करिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर का फैक्स नंबर भी मेरे ख्याल से हमने इसमें स्क्रीन में इंक्लूड किया है, तो उसमें आप फैक्स भी करिए। तो ये दोनों तीनों चीज अगर अपन साथ में करेंगे तो क्लियरली रिलीफ मिलना चाहिए। और लेकिन जैसा कि MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको पैसे चाहिए होंगे तो इसमें पूरा प्रोसेस में वक्त लग सकता है। तो इन द मीन वाइल इनके पास ऑप्शन क्या है, दूसरे बैंक के पास जाए फिर? तो समय तो लगेगा दूसरी बैंक के पास। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है इंडिया में कि सरकार ने इसको सब्सिडाइज कर दिया है। और नेचुरली कोई भी जब प्रोडक्ट सब्सिडाइज सस्ता होता है लेकिन देने वाले के लिए उसमें फायदा नहीं होता है तो वो उसको देने में आनाकानी करता है जी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है एजुकेशन लोन्स का कि सरकार अपनी तरफ से दावे करती है कि आपको आसानी से मिलेगा लेकिन ऑन द ग्राउंड आसानी से नहीं मिलता है और इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हेमंत, चलिए तो आप पहले बैंक की वेबसाइट पर ही बैंक की कंप्लेन कीजिए, दूसरा आप RBI की वेबसाइट पर जाकर बैंकिंग ओम्बड्समैन को भी लिख सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि आप फिनेंस मिनिस्ट्री में फैक्स कर सकते हैं। फैक्स नंबर है 01123737658। मैं रिपीट करती हूँ 01123737658। आप यहाँ पर अपनी जो शिकायत है उसे आप तुरंत फैक्स कीजिए। सिलीगुड़ी से राजकुमार अग्रवाल ने हमें ईमेल किया है। इन्होंने एक 15 मंजिल की बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने के लिए एक्सिस बैंक से होम लोन लिया था। राजकुमार ने 11th फ्लोर पर फ्लैट लेने के लिए 27 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें से बैंक ने प्रमोटर को 15 लाख रुपए दे भी दिए हैं। लेकिन अब राजकुमार 11वीं की जगह 4थी मंजिल पर फ्लैट लेना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने 4 महीने पहले ही बैंक और प्रमोटर से लोन एग्रीमेंट में कुछ बदलाव करने की रिक्वेस्ट की थी। राजकुमार का कहना है कि बैंकर वही है, प्रमोटर वही है और प्रॉपर्टी भी वही है, लेकिन फिर भी उनकी अर्जी नहीं मानी गई है। तो उन्हें क्या करना चाहिए हर्ष? खैर ये कहना सही नहीं है कि सब कुछ सेम है। प्रॉपर्टी चेंज हुई है और टिपिकली जब बैंक लोन लेता है, लोन देता है तो क्लियरली वो अग्रीमेंट को रजिस्टर पहले करवाता है। तो ये एग्रीमेंट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। अब अगर उसमें आप कोई चेंज करते हैं तो आपको एक एक्सचेंज एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसको भी स्टैंपिंग करनी पड़ेगी, उसका भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एक तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो नेचुरली यही देंगे। मुझे तो नहीं लगता, अगर बिल्डर दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, वो उनके आपस में नेगोशिएशन की बात है। बैंक तो एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व है नहीं, खाली उसका एनओसी तो जरूर चाहिएगा। और मेरे ख्याल से बैंक एनओसी दे भी देगा अगर उसकी वैल्यू वगैरह सेम है। ये प्रॉब्लम जो है ये इनकी और बिल्डर के बीच में है। अच्छा, इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बैंक का एनओसी चाहिए, लेकिन जो ये दिक्कत बता रहे हैं उसमें बैंक का रोल ज्यादा नहीं है, ये बिल्डर और इनके बीच, ग्राहक के बीच में। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल हमें किया है चेतन ने कोलकाता से। नहीं, माफ कीजिएगा, अभी हमारे साथ है NR कपूर, हमारे साथ है फोन लाइन पर। कपूर साहब, क्या है आपकी परेशानी? सर मेरा ऐसे है कि मैंने ना एक बजाज अलायंस के पास ना अपनी लड़की के नाम यूनिट गेन की पॉलिसी कराई थी। कपूर सर, आपने हमें क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ एक सवाल भेजा था, हम उसके बारे में। मैंने उनको कैश दिया था, उन्होंने मेरे को कैश की शीट भी दे दी, पर उसके जो STM था ना जो मेरे पास आया, वो उसने मेरे क्रेडिट कार्ड को क्लोन कर लिया और क्रेडिट कार्ड से पैसे दे दिए उनको 50,000 रुपया। अच्छा। और मैं क्रेडिट उस पॉलिसी के जो प्रपोजल फॉर्म है उसमें मैं प्रपोजर भी नहीं हूँ। ओके। तो बजाज अलायंस ने क्या वो पॉलिसी इशू कर दी गलत। आपने वो पॉलिसी किसके थ्रू ली थी? आपके पास एजेंट कोई आया था या फिर आपके पास फोन पे? STM आया था। STM he was a permanent employee of Bajaj Alliance। अच्छा, तो आप जो मैंने 50,000 कैश दिया था उसने मेरे को एक रसीद दी, बजाज के कस्टमर कॉपी ऑफ द रिसीट।
उसमें क्रेडिट कार्ड या चेक नंबर का कॉलम होता है, वो उसमें कुछ एंटर नहीं था। जी। It was a simple receipt, having received the proposal money from Archana Kapoor, my daughter. तो मैंने रख ली, और उसके बाद जब जो पॉलिसी आई ना मेरे पास, हाँ। कपूर साहब का सवाल बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है हर्ष। मेरे ख्याल से वो जो कह रहे हैं कि उनकी डॉटर ने कैश दिया था और एजेंट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉई है। हाँ। और किसी तरीके से उस एम्प्लॉई को इनका क्रेडिट कार्ड मिल गया और उन्होंने इस क्रेडिट कार्ड पे डेबिट कर दिया और वो कैश का गबन कर लिया। ऐसा शायद इस तरह की दिक्कत है कि डबल पेमेंट हो गया है। डबल पेमेंट हो गया है और कैश का क्रेडिट दे नहीं रही है उनको इंश्योरेंस कंपनी। तो ये बेसिकली दिक्कत जो है ये तो इंश्योरेंस कंपनी और दोनों ही तरफ से दिक्कत है। इनका कंप्लेंट वैसे देखें, पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी से तो इनकी शिकायत है ही है, क्योंकि उनका एम्प्लॉई है। एजेंट भी हो तो भी दी इंश्योरेंस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली अगर कह रहे हैं कि इनके पास रसीद है तो इंश्योरेंस कंपनी से तो इनको शिकायत करनी ही चाहिए गबन के बारे में। और अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको एड्रेस नहीं करता है तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का दरवाजा ओपन है। IRDA में ग्रीवियंस हैंडलिंग सेक्शन भी है ओम्बड्समैन के अलावा, वो भी काफी इफेक्टिव है। तो वो दोनों में से एक रास्ता चुन सकते हैं। जहां तक क्रेडिट कार्ड का सवाल है, शायद ये इनके रिटर्न सवाल में था, बोलने में तो ये शायद क्लियर नहीं थे। रिटर्न सवाल में इन्होंने कहा था कि उस पर कहीं भी मेरा सिग्नेचर नहीं था। तो अगर सिग्नेचर नहीं है तो ऐसी टाइप की डिस्प्यूट्स भी अब काफी बढ़ रही हैं और इन्होंने डिस्प्यूट भी रेज किया था, ऐसा इन्होंने सवाल में लिखा था। तो अगर डिस्प्यूट रेज किया है और बैंक उस पर तवज्जो नहीं दे रहा है तो इनको बैंकिंग और अमाउंट्स बड़ी है, मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए की ये बात कर रहे थे, 50,000 का एक था और लाख रुपए का एक था। तो इनको बैंकिंग ओम्बड्समैन में तो जाना ही चाहिए जी। और अगर वहां से रिलीफ नहीं मिलती है कोई कारण से तो अच्छे लॉयर को कंसल्ट करके इनको कंज्यूमर कोर्ट्स में भी शायद जाना पड़े। ऑलराइट।